हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जिस सवाल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो सवाल आप सभी के बीच में आ चुका है, जिसे आप पढ़कर पहली बार में एमटीएस और हवलदार में एक सीट पक्की कर सकते हैं और पहली बार में एग्जाम को फतेह कर सकते हैं। वो सवाल आप सभी के बीच में आउट हो चुका है। यदि साथी आज की इस क्लास में आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपको आपका एग्जाम बहुत ही आसान लगने लगेगा। आपके शिफ्ट में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा सवाल मिलेगा जो साथी इस तरह इस टाइम एसएससी के नए पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल में आपका ऑनगोइंग सीजीएल का पेपर चल रहा है। इससे पहले साथी एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। जो एसएससी के नए पैटर्न पे इस टाइम एडिक्यूटिव पैटर्न बन रहा है सवाल, तो उसके हिसाब से साथी एमटीएस का पेपर तो 10th लेवल का है। तो आपका पूरी तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न था पिछले वर्षों के आधारित पर, अब ये 2025 में सारे क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है। अब साथी एडिक्यूटिव पैटर्न हो चुका है। जो पहले साथी टीसीएस द्वारा स्टैटिक जीके सबसे अधिक सवाल आता था, अब साथी बहुत कम हो चुका है और बिल्कुल आसान सवाल कर दिया गया, खासकर एमटीएस हवलदार के लिए। तो साथी आज का जो सेशन होगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। यदि अब आज के हिसाब से अब आने वाले दिनों में जो आपके पास मतलब कि 30 से 35 दिन अभी भी बाकी है, तो इसके हिसाब से तैयार कर लेते हैं तो समझिए साथी आप बिल्कुल आसानी से एक सीट पक्की कर सकते हैं एमटीएस हवलदार में। और जो आज की इस क्लास में पूरे 50 के 50 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, इनमें से आप यदि 50 में से मान के चलिए 35 क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं तो समझिए ना, बस आपको डेली क्लास में जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसको हल करना है और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसे तैयार करते रहना है। ओके मेरे दोस्त, तो आज का क्लास आपकी तैयारी में भारी पड़ेगा और 2025 की सभी शिफ्टों में भारी पड़ेगा। ओके मेरे दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आप तैयार करिए। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें भी आपको टारगेट कम से कम 35 करना है। अपने से साथी 35 क्वेश्चन ठीक करिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए साथी, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी, बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? बताइए साथी, समुद्रगुप्त की माता किस गढ़ से संबंधित थी? तो साथी याद रखिएगा, लिच्छवीगढ़ से थी। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? बताइए साथी, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो साथ ही याद रखिएगा, मूल क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए साथी, ऑप्शन देखिए और बताइए मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार कौन सा है? तो साथी याद रखिएगा, सोलंग त्यौहार है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को। पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? बताइए साथी, पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो साथी याद रखिएगा, भरतनाट्यम के हैं। डी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को। किस वर्ष जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जिल्द बृहद कृति प्रकाशित की? बताइए साथी, किस वर्ष जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक 3 जिल्द बृहद कृति प्रकाशित की? किस वर्ष में की? तो साथी याद रखिएगा 1817 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए साथी,
1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथ ही याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने। तो यहां से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? यदि साथी बैडमिंटन में किसी प्लेयर को पीला कार्ड दिखा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? बताइए। तो भाई याद रखिएगा कदाचार के लिए चेतावनी दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? बताइए साथी। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो साथी याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए साथी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखिए करनाल में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने के संस्थापक थे? बताइए साथी। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? तो भाई याद रखिए किराना घराने के। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। कुनबी नृत्य ये किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्त, कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा गोवा के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है कुनबी नृत्य। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। पुहार या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? बताइए साथी। पुहार या कावेरी पट्टिनम यह किस राजवंश का पतन था? तो भाई याद रखिएगा चोल राजवंश का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। बताइए साथी वह एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? बताइए साथी। आगे बढ़ने से पहले साथी आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि साथी जो अब हम आप सभी को आने वाले 30 से 35 दिन में क्लास दे देंगे उन क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करिए, जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए और हम जो भी क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप हल करिए और अपनी तैयारी को भाई उच्च लेवल पे ले जाइए, जिस लेवल के पेपर में आप सभी से पूछा जाएगा 2025 में। ठीक है मेरे दोस्त, तो सारे क्वेश्चन को तैयार करना है तो आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है। भाई नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करिए। ओके मेरे दोस्त, तो बताइए एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? बताइए साथी किसने मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? तो साथी याद रखिएगा शेर खान ने। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किसने 1266 से लेकर 1287 के बीच भारत में शासन किया? बताइए किसने 1266 से लेकर 1287 के बीच भारत में शासन किया था? तो भाई याद रखिए गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को। सभी किन देशों का अपना संविधान होता है? बताइए साथी। तो भाई याद रखिएगा सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 को। वेम्पति चिन्ना स्वामी सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, इनको 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। वेम्पति चिन्ना स्वामी सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक है, उनको 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा पद्म भूषण मिला था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर तकटोक उत्सव मनाया जाता है? यानी साथी किस राज्य में तकटोक उत्सव मनाया जाता है? बताइए दोस्त। भाई याद रखिएगा लद्दाख राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? बताइए साथी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है? तो साथी याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी। कोलेरू झील ये किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? बताइए साथी। टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? तो भाई एडवांटेज आउट होता है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? बताइए दोस्त। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गोवा राज्य से है देखनी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए साथी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथी याद रखिएगा 1764 में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना जरूर से जरूर स्कोर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? बताइए साथी। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? तो साथी याद रखिएगा चोल राजवंश के। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? बताइए किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो साथ ही याद रखिए आल्प्स पर्वत श्रृंखला में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? बताइए साथी। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो साथी 1651 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। काशी यात्रा योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बताइए साथी। काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो साथी याद रखिए कर्नाटक की सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 29 को। थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी। थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। डैश किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? बताइए साथी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कमेंट करके बताइए। तो साथी चौरी चौरा की घटना के बाद। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 31 को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? बताइए साथी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो ये तो काफी इजी सवाल हो गया सर जी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 ये किससे संबंधित है? बताइए साथी। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये किससे संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो साथी अनुच्छेद 371 एफ जो एक विशेष प्रावधानों से संबंधित है सिक्किम राज्य के संबंध में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो साहब ये तो प्रधानमंत्री होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नवेली में है, जो ये किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नवेली में है, जो कि साथी किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सर जी ये तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संशोधन। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? बताइए साथी, कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? तो साथी याद रखिएगा मुर्शिदाबाद बना था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिए 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? बताइए साथी, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? तो साथी याद रखिएगा लोहा और इस्पात पर। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइए साथी, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सर जी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 40 को। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? बताइए साथी, बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो साथी 1530 तक। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं? बताइए साथी, किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं? तो साथी इल्बर्ट बिल पर। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। 281 एंड बियॉन्ड ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? बताइए साथी, 281 एंड बियॉन्ड ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो साथी याद रखिएगा बीबीएस लक्ष्मण की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। देखिए पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया था? ये तो सर जी करंट अफेयर के सवाल है। बताइए साथी, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो साथी याद रखिएगा 17वां संस्करण खेला गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी एक सवाल क्या आप बताएंगे आप लोग, पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा पोजीशन था? भाई पैरालंपिक में नहीं पूछ रहे हैं हम, ओलंपिक में पूछ रहे हैं। बताइए साथी, भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पोजीशन था? कमेंट करके बताइए साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? बताइए साथी, जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो साथी याद रखिएगा 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को।
82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए, खासकर एमटीएस हवलदार के लिए। बताइए 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी थी? तो समिलिया पेरेज बनी थी। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 2025 में कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी थी? बताइए साथी 2025 में कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी थी? बताइए साथी सवाल का परफेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 139। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 44वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए दोस्त जो 44वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? किस शहर में? तो भाई याद रखिएगा वियंतियान लाओस में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है? बताइए साथी भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो सर जी भाग 5 है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर क्या थी? यानी कितने प्रतिशत की थी भारत की 10 की वृद्धि दर? तो भाई याद रखिएगा 17.7% थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई जो सवाल आप सभी को इंतजार था फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए साथी भाई इस टाइम आप देख रहे हैं एसएससी के द्वारा जो एडीक्यूटी पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल का एग्जाम है बिल्कुल सेम साथी उसी के लेवल पे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो एमटीएस हवलदार का पेपर 10th लेवल का है तो समझिए साथी 10th लेवल का ही एग्जाम आएगा। ओके मेरे तो आप सभी को इसमें वेटेज जानते हैं कैसे सवाल पूछ रहे हैं? जैसे कि हिस्ट्री से कोई सवाल ही नहीं आएगा आपके पेपर में, अधिक से अधिक आप मान के चलिए जियोग्राफी से आ जाएगा, तो कहीं साथी इकोनॉमिक्स से सवाल आ जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो कोई भी हम कह नहीं सकते हैं कि साथी कौन सा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही हल्का सवाल आएगा। हम आपको पूरे क्वेश्चन कराएंगे साथी, इकोनॉमिक्स के मेन सवाल आपको हम कराएंगे भाई। तो तैयार रहिएगा इसके लिए भाई। आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना है और डेली का डेली क्लास करना है और सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। यदि आपका भी टारगेट साथी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 पहली बार में फतेह करना है तो ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए भाई इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बताइए साथी आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए साथी। तो देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सर जी उड़ीसा की है। बताइए मेरे दोस्त आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? कमेंट करके बताइए सभी दोस्त कि आप सभी का फाइनली 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त लगभग आपका 35 प्लस तो स्कोर बना होगा। बताइए साथी क्या आप सभी का 35 प्लस स्कोर बना आज के सेशन से? आप सभी कितना स्कोर रहा? 150 नंबर में से आपका कितना स्कोर रहा आज के सेशन में? तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और सुबह 8 बजे जो क्लास हुई थी, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो भाई एक बार जरूर देखिए क्योंकि उसमें साथी पूरे 50 के 50 हमने मॉडल पेपर को हल किया है, जो आपका जीके इंग्लिश मैथ रीजनिंग है। ठीक है साथी, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में शाम को 6:30 पर एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।